सऊदी अरब और इराक भारत के लिए ऊर्जा के दो सबसे बड़े दरवाजे हैं। हर दिन लाखों बैरल कच्चा तेल वहां से हिंदुस्तान की ओर रवाना होता है, लेकिन अब अचानक दोनों देशों ने भारत को सप्लाई रोक दी है। सोचिए, भारत अपनी जरूरत का 85% तेल बाहर से खरीदता है और उसमें से लगभग 40% हिस्सा इन दोनों देशों से आता है। यानी हमारी गाड़ियों की टंकी, हमारे कारखानों की मशीनें, हमारे घर की रसोई सब इन देशों पर निर्भर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब इन दोनों देशों से क्रूड ऑयल की सप्लाई बंद हो जाएगी तो फिर हालात कैसे बदलते हैं। इस शो में हम आपको दिखाएंगे तेल संकट का असर आपकी जेब पर, आपकी थाली पर, सरकार की नीतियों पर और यहां तक कि भारत की विदेश नीति पर भी। भारत रोजाना 50 लाख बैरल से ज्यादा तेल खपत करता है। सिर्फ सऊदी अरब और इराक ही मिलकर इस जरूरत का 40% हिस्सा पूरा करते हैं। तेल सिर्फ गाड़ियों के लिए ईंधन नहीं है, ये खेतों तक जाता है जहां डीजल से ट्रैक्टर और पंप चलते हैं। ये कारखानों तक पहुंचता है जहां मशीनें, जनरेटर और उत्पादन लाइनें चलती हैं। और ये घर तक पहुंचता है एलपीजी सिलेंडर के रूप में, कुकिंग गैस के रूप में। यानी तेल सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था की धड़कन है। सऊदी अरब और इराक ने यह फैसला कुछ अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक वजहों से लिया है। सऊदी में तेल उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नई पॉलिसी बनाई गई है। इराक ने अपनी घरेलू मांग और उत्पादन की सीमाओं के मद्देनजर एक्सपोर्ट पर अस्थायी रोक लगा दी है। यानी ये कदम केवल भारत तक सीमित नहीं बल्कि वैश्विक तेल बाजार की रणनीति का हिस्सा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि सऊदी अरब और इराक का ये कदम तेल के भाव को स्थिर रखने और बाजार में कंट्रोल बनाए रखने के इरादे से है। भारत पर इसका असर इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम अपनी जरूरत का तकरीबन आधा तेल इन दोनों देशों से ही आयात करते हैं। अब जरा दिमाग पर जोर डालकर सोचिए, हम अपनी ऊर्जा की जरूरत के इतने बड़े हिस्से के लिए दूसरों पर निर्भर हैं और जब वही सप्लाई अचानक से रुक जाए तो सबसे पहले असर कहां पड़ेगा? आपकी जेब पर। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी और महंगाई की सीधी मार आम आदमी को झेलनी होगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतें पिछले कई महीनों से दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में लगभग स्थिर बनी हुई हैं। दिल्ली में पेट्रोल करीब 95 रुपए और डीजल लगभग 88 रुपए लीटर है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर भी दिल्ली में लगभग 850 रुपए का मिल रहा है। लेकिन सप्लाई रुकते ही हालात बदल सकते हैं। तेल की आयात घटते ही मार्केट पर दबाव बढ़ता है और कीमतों में उछाल की शुभा तुरंत बढ़ जाता है। ट्रांसपोर्ट महंगा होते ही असर सीधा आपकी जेब पर पड़ता है। अनाज, सब्जी, दूध, दवा तक सबका दम ऊपर खिंच जाता है। यानी मंडी से लेकर आपकी थाली तक महंगाई की मार महसूस की जाती है। इकोनॉमिक्स की जबान में से इन्फ्लेशनरी दबाव कहा जाता है जब रोजमर्रा की हर शय धीरे धीरे महंगी होने लगे और आम आदमी का बजट डगमगाने लगे। तो साफ है कि यह संकट केवल पेट्रोल पंप की लाइन तक सीमित नहीं रहेगा। यह आपके घर की रसोई तक पहुंचेगा, यह आपके बच्चों की किताबों तक असर डाल सकता है, यह आपके इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों तक पहुंच सकता है। यानी तेल का यह खेल अब सीधे आपकी जिंदगी के हर पहलू में दखल देने वाला है। तेल की कीमतों में हर उछाल 3 जगह सीधा असर डालती है। पहला असर महंगाई। जब ईंधन महंगा होता है तो रोजमर्रा का हर सामान महंगा हो जाता है। दूसरा असर रुपया, क्योंकि तेल डॉलर्स में खरीदा जाता है और ज्यादा डॉलर खर्च करने से रुपया कमजोर पड़ता है। तीसरा असर सरकार का बजट।
तेल आयात पर अरबों डॉलर का अतिरिक्त बोझ सरकार की वित्तीय हालत को नुकसान पहुंचाता है। यानी तेल संकट सिर्फ उपभोक्ता को ही नहीं मारता, ये पूरी इकोनॉमी को डामाडोल कर देता है। तेल की हर हलचल, हर झटका अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डालता है। महंगाई से उपभोक्ता परेशान होता है, रुपया गिरने से निवेशक घबराते हैं और बजट पर बोझ आने से सरकार की नीतियां डामाडोल हो जाती हैं। यानी ये संकट केवल बाजार की कहानी नहीं रहेगी, ये राजनीति और नीतियों के लिए भी चुनौती बन जाती है। तेल सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि कई उद्योगों के लिए भी इस्तेमाल होता है कच्चे माल के तौर पर। प्लास्टिक, पेंट, फर्टिलाइजर, दवाइयाँ, सबकी जड़ कच्चा तेल है। तेल महंगा होने पर ये सारे कारोबार डगमगाते हैं। सबसे बुरी हालत एयरलाइन सेक्टर की हो सकती है। टिकट महंगे, यात्राएं रद्द और एयरलाइंस कंपनियां घाटे में। नतीजा रोजगार पर संकट, हजारों मुलाजमीन की नौकरी खतरे में। आईटी और सर्विस सेक्टर सीधे तेल पर निर्भर नहीं होते, लेकिन इनके कर्मचारी रोजाना ट्रांसपोर्ट की मार झेलते हैं। दफ्तर जाने का किराया बढ़ता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ती है और आखिर में कंपनी का मुनाफा घटता है। यानी असर अप्रत्यक्ष रूप से हर सेक्टर तक पहुंचता है। तो ये संकट सिर्फ महंगाई तक सीमित नहीं, ये रोजगार का भी संकट है। सोचिए, जब प्लास्टिक फैक्ट्री का उत्पादन कम होगा, एयरलाइंस की उड़ान घटेंगी और ट्रांसपोर्ट कंपनियां घाटे में जाएंगी, तो असर लाखों नौकरियों पर भी पड़ेगा। यानी तेल संकट का सबसे गहरा वार उन परिवारों पर है जिनकी रोजी रोटी इन उद्योगों पर टिकी हुई है। तेल केवल आर्थिक मसला नहीं बल्कि कूटनीतिक हथियार भी है। सऊदी अरब और इराक में लाखों भारतीय मजदूर और पेशावर काम कर रहे हैं। हर साल अरबों डॉलर की रकम भारत भेजी जाती है। अगर रिश्ते बिगड़े तो इसका असर सीधे इन प्रवासियों और उनके परिवारों पर पड़ेगा। भारत अब नए रास्ते तलाश रहा है, रूस से सस्ता तेल, अफ्रीका और वेनेजुएला जैसे नए स्रोत। लेकिन हर विकल्प अपने साथ खतरे और शर्तें लेकर आता है, यानी कोई आसान रास्ता नहीं है। विशेषज्ञ मानते हैं कि तेल संकट अब वैश्विक राजनीति का ऐसा खेल है जहां हर चाल भारत को सोच समझकर चलनी होगी। तेल की डिप्लोमेसी अब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। हर बैरल अब सिर्फ कच्चा माल नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की भाषा बन चुका है। भारत के सामने चुनौती है कि वो इस भू राजनीतिक भूल भुलैया में अपना रास्ता सावधानी से चुने। छोटे शहर और कस्बों में हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण हैं। हालांकि घरेलू एलपीजी की कीमतें कम हुई हैं, फिर भी ट्रांसपोर्ट और ईंधन के बढ़ते खर्च ने आम आदमी की जेब पर दबाव बनाए रखा है। महंगाई सिर्फ मुआशियात की परेशानी नहीं बल्कि सेहत और रोजमर्रा की जिंदगी पर भी असर डालती है। और यही इस पूरे संकट का सबसे दर्दनाक पहलू है। महंगाई के आंकड़े हम दिखा सकते हैं, ग्राफिक्स पेश कर सकते हैं, लेकिन असली तस्वीर तो उस आम आदमी के चेहरे पर है जिसकी रोज की जिंदगी इस संकट से डगमगाई हुई है। उसकी जेब खाली हो रही है, उसके घर का बजट बिगड़ रहा है और उसके सपने अधूरे रह जा रहे हैं। भारत के पास 3 बड़े रास्ते हैं। पहला, नए देशों से तेल खरीदना। दूसरा, स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व का इस्तेमाल करना। तीसरा, नवीकरणीय ऊर्जा में बड़े पैमाने पर निवेश करना। तेल संकट हमें चेतावनी भी देता है कि हम दूसरों पर कम निर्भर हों और अवसर भी देता है कि हम भविष्य की ऊर्जा यानी सोलर, विंड और इलेक्ट्रिक एनर्जी पर तेजी से आगे बढ़ें। भारत ने 2022 में ग्रीन एनर्जी मिशन की शुरुआत की थी, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर इस बहरान को संजीदगी से लिया जाए तो आने वाले 10 सालों में भारत अपनी ऊर्जा खपत का 30% हिस्सा सोलर और विंड एनर्जी से पूरा कर सकता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल और बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी इस राह में अहम भूमिका निभा सकती है।
सवाल यही है कि क्या भारत इस संकट को केवल झटका समझेगा या इसे अवसर बनाकर नई राह पर आगे बढ़ेगा? शायद आने वाला समय ही इसका जवाब देगा। तेल बहरान के बीच सरकार की चुनौतियां भी बढ़ी हैं। केंद्रीय बजट पर बोझ, सब्सिडी का दबाव और आम जनता की नाराजगी, ये सब मिलकर सरकार को कड़े फैसले लेने पर मजबूर करते हैं। पिछले दिनों सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। सप्लाई के लिए रूस, अमेरिका और अफ्रीका से नए कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की। साथ ही स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व से 20 दिनों का अतिरिक्त स्टॉक बाजार में छोड़ा गया। लेकिन क्या ये कदम काफी होंगे? विशेषज्ञ मानते हैं कि जब तक भारत लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं अपनाएगा, तब तक हर संकट के समय वही पुराना सवाल दोहराया जाएगा कि अब क्या होगा। साफ है कि ये सिर्फ एक ऊर्जा संकट नहीं, एक पॉलिसी क्राइसिस भी है। सरकार को न सिर्फ तत्काल राहत के रास्ते तलाशने होंगे, बल्कि आने वाले दशकों के लिए रोड मैप भी बनाना होगा। यानी ग्रीन एनर्जी, इमरजेंसी तेल भंडार और विदेश रिश्ते सबको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। तेल संकट भारत के लिए झटका है, लेकिन यह हमें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का एक अवसर भी देता है। हर बार जब ऐसा संकट आता है, यह हमें याद दिलाता है कि ऊर्जा सुरक्षा ही असली राष्ट्रीय सुरक्षा है। तेल संकट ने हमें यह सबक दिया है कि दूसरों पर निर्भर रहकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। भारत को अपनी ऊर्जा का रास्ता खुद बनाना होगा और शायद यही इस झटके का सबसे बड़ा मैसेज है। यही वजह है कि हमें अपनी ऊर्जा सुरक्षा पर खास ध्यान देना होगा। हर घर, हर उद्योग और हर शहर की तरक्की इस पर निर्भर है। आगे बढ़ने के लिए नई तकनीकें अपनाना, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना और संसाधनों का सही इस्तेमाल करना अब हमारी जरूरत भी है और शायद मजबूरी भी। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।